जी प्रॉब्लम नंबर 4 आज हमने सॉल्व करनी है। पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 1 की थी, 2 और 3 अभी हम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 20 इन तीनों में एक कॉमन इशू है जो हम एंड पर इंशाअल्लाह करेंगे। अभी पहले बाकी न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद 2, 3 और 20 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 है जी, मिस्टर अदनान से रिलेटेड इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ ब्लू स्टार होटल। ब्लू स्टार होटल का चीफ अकाउंटेंट है मिस्टर अदनान। उसकी इनकम के डिफरेंट पर्टिकुलर्स आपको गिवन है। टैक्सेबल इनकम और टैक्स पेएबल आपने कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम नंबर 4 है, पेज नंबर 400 है। तरतीब से जैसे मैंने बताया था कि आप 1 बाय 1 आइटम्स को पढ़ते जाएं और उसका इफ़ेक्ट लिखते जाएं। जो चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड नहीं होंगी उनको मार्क करते जाइएगा ताकि याद रहे भाई ये डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम में आने हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो कंप्यूटेशन के साथ है। सबसे पहले आपको दी हुई बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ। तो बेटा पर मंथ क्यों है, मैंने बताया था जब भी सैलरी लिखनी है तो एनुअल बेसिक पर लिखनी है आपने। बेसिक सैलरी पर मंथ दी हुई है, इसे एनुअल में बदलें। 1 लाख है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो साल की सैलरी आ जाएगी 12 लाख, जो कि फुली टैक्सेबल है। उसके बाद साथ ही टाइम स्केल है। टाइम स्केल हमें डिफरेंट कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होता है। आगे चलें आप, तो लिखा हुआ जी बोनस। बोनस फुली टैक्सेबल होता है जी। बोनस 1,50,000 फुली टैक्सेबल होगा। बोनस के बाद लिखा हुआ है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, रिहाइश की सहूलत मिल रही है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अगर रिहाइश की सहूलत मिले और बताया ना जाए कि बिग सिटी है या अदर दैन बिग सिटी है, तो रिहाइश की जो सहूलत है इसकी कैलकुलेशन का तरीका है 45% लेते हैं मिनिमम टाइम स्केल का। अब मिनिमम टाइम स्केल आपको दिया हुआ है 90,000 पर मंथ। बेटा पर मंथ है, जिसको पहले एनुअल में बदलें। मिनिमम टाइम स्केल आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 90,000 पर मंथ। इसको पहले 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर इसका 45% लें। मकान या कोई रिहाइश के लिए और कोई आपको फैसिलिटी दी जाए तो कैलकुलेशन करने का तरीका है 45% या 30% मिनिमम टाइम स्केल का लेंगे। जितनी अमाउंट आएगी दैट इज़ टैक्सेबल। कितनी आएगी जी अमाउंट, उसका 45% लेना है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,80,000 आ जाएगा, उसका 45% लें। दैट इज़ टैक्सेबल, दैट इज़ टैक्सेबल। उसके बाद फोर्थ बेनिफिट है जी सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार बोन्ड बाय एम्प्लॉयर। कंपनी के ने अपने एम्प्लॉय के लिए सैलरी ऑफ माली और चौकीदार अदा की है। एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, फुली टैक्सेबल होगा। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी अदा कर रही है उसके सैलरी और माली। ये कंपनी का मुलाजिम नहीं है, ये सैलरी आपने दी इस वजह से नहीं कि वो कंपनी में माली का काम कर रहे हैं, चौकीदार का। ये एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय के ज़ाती मुलाजमीन की तनख्वाह कंपनी दे रही है, तो ये फुली टैक्सेबल होगी बेटा। 10,000 पर मंथ है, एनुअल आएगी 1,20,000, तो ये टैक्सेबल हो जाएगी। ये मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी समझाया था। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, डेप्रिसिएशन दी जाए तो समझ ले ये हमेशा के लिए नहीं दिया गया, सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया गया है। तो रेफ्रिजरेटर जो प्रोवाइड किया जाता है रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड फॉर यूज़, तो जितनी देर यूज़ करें उतनी देर की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होती है। रेफ्रिजरेटर की वैल्यू है 85,000, इस पर 10% डेप्रिसिएशन है, 8500 डेप्रिसिएशन आएगी, वो लेकर आप उसे ऐड कर दें। ये बेनिफिट है जो उसने उठा लिया, उसको इस्तेमाल करके 1 साल में 8500 वो कंज्यूम हो गई। उसके बाद कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़,
कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है दोनों इस्तेमाल, दोनों फ़ायदों के लिए, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों पर्पज़ के लिए। इसका रूल ये है जी, कन्वेंस की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होगा। कन्वेंस प्रोवाइडेड फॉर बोथ पर्पस। 9,50,000 कार की वैल्यू है, तो कार की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये बोथ पर्पस के लिए है। कितनी अमाउंट आती है? 47,500। आगे ही लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? 1000 लीटर फ्यूल, जो कि कंपनी ने उसे कहा था कि हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फ्यूल की। 90,000 रुपया रीइंबर्स हो गया है, ये फुली एग्जाम्ड है। एज पर कंपनी पॉलिसी उसको ये फ्यूल दिया जा रहा था 1000 लीटर, ये फुली एग्जाम्ड होगा। उसके बाद लिखा हुआ जी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी जा रही है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कंपनी मिस्टर अदनान को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे रही है प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये फुली एग्जाम्ड है। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी 45,000 की फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद 8th, हाँ जी सॉरी, फुली एग्जाम्ड है जी, इनर कॉलम में लिखना है। उसके बाद 8th एडजस्टमेंट है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। अगर तो ये टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक हों और मेडिकल बिल्स पर मेडिकल प्रैक्टिशनर के सिग्नेचर्स हों, फिर तो मेडिकल बिल रीइंबर्स फुली एग्जाम्ड है। और लिखा हुआ है ब्रैकेट में अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये फुली एग्जाम्ड है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर बेटा 35,000 के फुली एग्जाम्ड है, क्योंकि ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा हुआ है? मेडिकल अलाउंस। बेटा मेडिकल अलाउंस बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्ड होता है, लेकिन अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल की सहूलत भी मिल रही हो, लिखा हुआ है रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल की कोई और सहूलत मिल रही हो ना, तो फिर मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है, फिर उसकी जो एग्जाम्शन है ना वो ख़त्म हो जाती है। मेडिकल अलाउंस है जी 1,25,000 फुली टैक्सेबल होगा। वैसे तो इसका 1/10 बेसिक सैलरी का 1/10 एग्जाम्ड होता है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्ड होता है, लेकिन मैंने बताया था अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल की कोई और सहूलत मिल रही हो, उस सूरत में मेडिकल फुली टैक्सेबल है। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। कंपनी ने आपका 1,65,000 का कर्जा माफ़ कर दिया है, आपको डायरेक्टली बेनिफिट हुआ, फुली टैक्सेबल है। अमाउंट ऑफ लोन वेव्ड ऑफ, इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ। बेटा ये और है वेव्ड ऑफ लोन। लोन आपने लिया हुआ था कंपनी से, कंपनी ने लोन माफ़ कर दिया है, कंपनी कर्जा दे नहीं रही, पुराना कोई दिया हुआ कर्जा था, उसकी 1,65,000 बचते थे, कंपनी ने माफ़ कर दिया आपको, ये फुली टैक्सेबल है, ये बेनिफिट फुली टैक्सेबल है। वेव्ड ऑफ। स्पेशल रिलीफ अलाउंस, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इसको स्पेशल अलाउंस समझकर एग्जाम कर देते हैं। भाई स्पेशल अलाउंस होगा तो फुली एग्जाम्ड है, लेकिन अगर लिखा हुआ ना स्पेशल रिलीफ अलाउंस, ये फुली टैक्सेबल है 45,000। उसके बाद सब्सिडाइज लंच, सस्ता खाना। होटल के बेटा जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, होटल में काम करने वाले लोग,
होटल के एम्प्लॉयज़ को सब्सिडाइज या फ्री लंच फैसिलिटी मिले ना तो फुली एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन इस बार अभी जो रिसेंट बजट आया ना अभी ये जुलाई में जो इम्प्लीमेंट हो जाना है, ये रायत ख़त्म कर दी गई है। ये रायत ख़त्म कर दी गई है कि जितना भी होटल के मुलाजमीन है ना, उनको जो लंच की फैसिलिटी मिलती है वो फुली टैक्सेबल कर दी गई है। हम भी क्योंकि अभी पिछला टैक्स पढ़ रहे हैं, जो नया टैक्स है वो तो अभी 1 जुलाई से नाफिज होना है ना, वो तो 1 जुलाई से नाफिज होना है। हम जो पिछला टैक्स पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी क्या होगी, फुली एग्जाम्प्ट होगी, क्योंकि ये होटल का एम्प्लॉई है। कैसे पता चला? लिखा हुआ है चीफ अकाउंटेंट ऑफ ब्लू स्टार होटल। तो ये जो सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी है 20,000 की, ये फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद मोटर व्हीकल टैक्स पेड, इनकम नहीं है, ये टैक्स पे किया हुआ है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आना है, मार कर ले इसको। ये वो टैक्सेस हैं जो आप पे कर चुके हुए हैं। मोटर व्हीकल टैक्स पेड का होता है, ये टैक्स आप पे कर चुके हुए हैं। उसके बाद देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, ये फुली एग्जाम्प्ट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई, एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट अगर देख मेरी बात सुनो, अगर एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स हो ना, एंटरटेनमेंट बिल्स जब रीइंबर्स हो तो वो फुली एग्जाम्प्ट होते हैं। एक्चुअल एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स हो, चाहे वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए हो, चाहे वो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड बाय द एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये फुली टैक्सेबल है। इसका मतलब है ये रीइंबर्स नहीं हो रहे, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस की तरह मिल रहे हैं आपको, एंटरटेनमेंट अलाउंस की तरह मिल रहे हैं, एक्सपेंडिचर हुए नहीं है एक्चुअली। ये 10,000 का बेनिफिट आपको बेनिफिट की शक्ल में, अलाउंस की शक्ल में मिल रहा है। अगर लिखा होता ना एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर रीइंबर्स, चाहे वो पर्सनल यूज़ होता, वो फुली एग्जाम था। यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर के लिए रकम पहले मिल दी जाए, बताया ना जाए, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाद में होने हो, तो यहाँ पर जो मिलने वाली अमाउंट है ये फुली टैक्सेबल होती है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज़ इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, इस पर भी मार कर लें, ये FTR की इनकम है, इस पर 10% टैक्स है। चलो देखिए, आप जरा मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं कह रहा हूँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अगर एक्चुअली रीइंबर्स हो जाएं तो क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा, अगर यही एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल जाए तो फिर फुली टैक्सेबल। यहाँ पर जो एंटरटेनमेंट का मैसेज है ना, एंटरटेनमेंट के बारे में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉई। इसका पर्सनल का इशू नहीं है, इसका मतलब ये कि एक्सपेंडिचर अभी एक्चुअली नहीं हुए, पहले आपको 10,000 दे दिया गया, वो टैक्सेबल होता है। एक्सपेंडिचर होने के बाद आप क्लेम करें मैं इतने खर्चे हुए हैं, वो रीइंबर्स हो जाए, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है। एक्सपेंडिचर होने से पहले आपको कैश दे दिया जाएगा, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए। बाद में आप एंटरटेनमेंट के लिए ना जाएं, आप कहीं टूर वगैरह पे ना जाएं अपने फैमिली के साथ, तो वो जो आपको अलाउंस मिल जाता है वो फुली टैक्सेबल होता है। जो पहले मिल जाए वो टैक्सेबल है, जो एक्सपेंडिचर रीइंबर्स हो जाए वो एग्जाम्प्ट होता है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, बेटा ना ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है, ना कैपिटल गेन अदर सोर्स, ये FTR की इनकम है। चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय एम्प्लॉयर, बेनिफिट है, फुली टैक्सेबल होगा। पेड बाय चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद है यूटिलिटीज अलाउंस या गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, फुली टैक्सेबल है। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस
अमाउंट है बेटा इसकी 48,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद है टर्मिनेशन कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2019। 2019 के बाद आपका करंट ईयर शुरू हो जाता है, तो करंट ईयर में जो भी बेनिफिट मिलेगा फुली टैक्सेबल होगा। टर्मिनेशन कंपेंसेशन रिसीव, आफ्टर 30 जून 2019 1,85,000 फुली टैक्सेबल है। उसके बाद देखें जी शाबाश, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। क्या मतलब है इसका मतलब है ये वो टैक्सेस हैं जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हुए हैं। तो जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में लिखे। मैंने देखिए अभी तक मैंने 3 चीज़ों को मार्क कर लिया है। इस तरह हल्का सा निशान लगाना जो सिर्फ आप पढ़ सकें, बताओ भाई इन आइटम्स को हमने छोड़ दिया है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आती, इनकी अदर ट्रीटमेंट्स हैं, ताकि याद रहे बाद में। उसके बाद है कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट। कैश लोन फ्रॉम फादर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद है फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली। डिनर के कूपन मिले हैं फैमिली के लिए, फुली टैक्सेबल है। फ्री कूपन फॉर डिनर, फ्री कूपन फॉर डिनर 50,000 के फुली टैक्सेबल है। तो 3 चीज़ों के अलावा 4 के अलावा सारी चीज़ें इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड थी, वो सारी आपने लिख ली। अब यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास आएगी टोटल सैलरी इनकम। यहाँ तक टोटल करें तो आएगी टोटल सैलरी इनकम। सब लोग शाबाश चेक करें, टोटल करें शाबाश, बताएं टोटल सैलरी इनकम कितनी आती है जी। 27,15,000 आपके पास, 27,15,000 आपके पास आ गई जी टोटल सैलरी इनकम। अच्छा बेटा ज़रा ध्यान से शाबाश, सैलरी खत्म हो जाए ना तो अगला हेड आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। फिर हेड आता है किसका, इनकम फ्रॉम बिजनेस का, सेक्शन 18। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर हेड आता है कैपिटल गेन्स का, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की इनकम भी नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लास्ट हेड है, उसकी एक इनकम है, देखें ज़रा। तो अब आपने हेडिंग देनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। जिन 4 पर मार्क किया था उनमें से देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कौन सी है। कैश लोन फ्रॉम फादर टू परचेज प्लॉट, कैश लोन फ्रॉम फादर। अब आपके नहीं फादर से लोन लिया है तो ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए भाई। कैश में लोन लेंगे चाहे जिस मर्जी मकसद के लिए, कैश में लोन लेंगे, इसका एविडेंस नहीं आपके पास है, एविडेंस नहीं है तो कैश लोन है तो फुली टैक्सेबल होगा। कितना लोन है जी, फुली टैक्सेबल होगा। अब 3 चीज़ों के अलावा आपने सबका इफेक्ट लिख लिया है, तो यहाँ तक सारी इनकम जब आपने लिख ली तो यहाँ तक टोटल कर दें तो आपके पास आएगी टोटल इनकम। यहाँ तक सारे सोर्स ऑफ इनकम ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी 29,95,000। बेटा टोटल इनकम में से 5 चीज़ें डिडक्ट होती हैं। लेस डिडक्शंस अलाउड, इस क्वेश्चन में कोई डिडक्शन नहीं है,
ना कोई ज़कात है, ना वर्कर वेलफेयर फंड, ना डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, ना प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, ना चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जो एम्प्लॉय ने खुद अदा की हो, कोई भी नहीं है। तो यही आपकी आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम भी यही आ गई 29,95,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ताकि आपके पास टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाए। इस पूरे क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी नहीं है, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस भी नहीं होगी। तो यहाँ तक ही आपने डबल लाइन लगा देनी है, यही आपकी फाइनल इनकम है, इसी पर अब आपने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप था रेट पर्पस वाली इनकम आएगी, उस पर टैक्स कैलकुलेट करना होगा, लेकिन रेट पर्पस वाली इनकम नहीं है तो उस पर टैक्स भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट दूसरे स्टेप पर हम आ जाते हैं जिसमें एक्चुअल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एक्चुअल इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टैक्स निकालने के लिए, एक्चुअल टैक्स पेएबल, एक्चुअल टैक्स निकालने के लिए, क्योंकि रेट पर्पस वाली इनकम नहीं है, रेट पर्पस वाला टैक्स नहीं है शेयर फ्रॉम ईओपी के ना होने की वजह से, तो एक्चुअल टैक्स निकालने के लिए हम टैक्स रेट का टेबल देखेंगे। सब लोग शाबाश टैक्स रेट का टेबल देखें और मुझे बताएं आपकी इनकम 29,95,000 किस स्लैब में आ रही है। सब लोग टेबल देखा करें अगर सीखना है कुछ तो। फिफ्थ स्लैब की क्या रेंज है बेटा? 25 लाख से 35 लाख के दरमियान। पांचवी स्लैब की रेंज है, पेज नंबर क्या जी बेटा? 389 पे जो टैक्स रेट का टेबल दिया हुआ है 389 पर, उसमें ये लिखा है 25 लाख से लेकर 35 लाख तक इनकम हो तो आपका फिक्स टैक्स कितना है? फिक्स टैक्स कितना है जी? 1,95,000। क्योंकि ये स्लैब शुरू ही 25 लाख से हो रही है तो 25 लाख तक फिक्स टैक्स है। और फिर लिखा हुआ है जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा हो, जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा हो, जितनी इनकम 25 लाख से, तो जितनी इनकम 25 लाख से ज़्यादा है उस पर कितना टैक्स है जी? 29,95,000 रुपये आपकी इनकम है। ये 25 लाख से कितनी ज़्यादा है? 4,95,000 पर कितना टैक्स है? 17.5%। 86,000। पच्चीस लाख का फिक्स टैक्स आ गया 1,95,000 और जो अबव इनकम थी 25 लाख से उस पर 17.5% टैक्स आ गया 86,625। यहाँ तक आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। कितना आ गया जी? 2,81,625 आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ गया। ये था दूसरा स्टेप। रेट पर्पस वाले स्टेप को आपने बदलना था एक्चुअल टैक्स के हिसाब से, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। इसके बाद तीसरा स्टेप कौन सा होता है? इसके बाद तीसरा स्टेप है जी टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन। उसके बाद 40% टैक्स कंसेशन फॉर, 25% टैक्स कंसेशन फॉर टीचर्स एंड रिसर्चर्स। फिर पांचवा स्टेप फॉरेन टैक्स क्रेडिट। छठा स्टेप एवरेज रिलीफ। सातवां स्टेप ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। यहाँ तक कोई स्टेप अप्लाई नहीं हो रहा। आखिरी स्टेप है लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो बिल्कुल ऐसी इनकम आपके पास है, ऐसे टैक्सेस आपके पास हैं जो आप एडवांस में दे चुके हैं। एक्चुअल टैक्स पेएबल है 2,81,625। इसमें से दो टैक्सेस हैं जो आपने पे कर दिए हुए हैं। एक है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स
फ्रॉम सैलरी। और एक है जी टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल, जिन दो चीज़ों को मार्क किया हुआ था। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल को मार्क किया हुआ था आपने 30,000, ये वो टैक्स है जो आप पे कर चुके हुए हैं। और एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी 2,50,000, ये भी आप पे कर चुके हुए हैं। जो टैक्सेस आप पे कर चुके हुए हैं वो अपने टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर दें, तो अब आपके पास ये आंसर आएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। $1,625 ये नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। ये क्वेश्चन का बेटा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड पोर्शन है टैक्स अंडर एफटीआर। अब टैक्स अंडर एफटीआर कोई इनकम है या नहीं है, तो मैंने एक चीज मार्क की थी, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैंकिंग कंपनी। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैंकिंग कंपनी, ये जो प्रॉफिट आपको मिला है इन सिक्योरिटीज पर जो बैंकिंग कंपनी ने इशू किए हुए थे, इस पर जितना प्रॉफिट मिलता है ये एफटीआर की इनकम है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय बैंकिंग कंपनी, जितना भी बैंकिंग कंपनी से आपको मुनाफा मिलता है, जितना भी बैंकिंग कंपनी से आपको बेटा मुनाफा मिलता है, ये 10% टैक्सेबल होता है। तो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय द बैंकिंग कंपनी है 30,000, इस पर 10% टैक्स है। 3,000 आपका टैक्स हो गया टैक्स अंडर एफटीआर। इसको लिखेंगे टैक्स अंडर एफटीआर। एफटीआर का टैक्स है आपका 3,000। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मेरी बात सुने जरा ध्यान से, ये न्यूमेरिकल इंशाल्लाह देखिए हम कर रहे हैं ना, इस तरह कोशिश करेंगे कॉन्टिन्यूसली इसको करते रहें न्यूमेरिकल्स को। दरमियान में हम थोड़ा सा रोक कर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश मेरी ये है कि ये जुलाई के एंड तक आपका ये सिलेबस जो है ना तीनों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाए, ताकि हम फिर जिसने रिवीजन करनी है अगस्त और सितंबर 2 महीने हो, उसमें हम एडवांस कॉस्ट और टैक्स की रिवीजन कर लें। तो इसलिए जो चीज़ समझ रहे हैं, अगर आपने रिवीजन नहीं करनी तो ध्यान से समझते जाएँ कि बाद में दोबारा करने का मौका नहीं मिलना इसका। जी कर दें